नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। बताएंगे आपको आज इस वक्त की बड़ी खबर क्या रही है, लेकिन उससे सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के दयालपुर में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका। डॉग स्क्वाड, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तलाशी अभियान में जुटी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का करेंगे दौरा। कल मालदा में मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिलकर जाना उनका दर्द। आज विश्व लीवर दिवस। लीवर की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है उद्देश्य। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। 4 दिन तक चलने वाले आयोजन में 25,000 से अधिक खिलाड़ी और खेल प्रेमी होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। गुजरात, दीव, दमन और दादरा तथा नगर हवेली के 7 दिन तक भीषण गर्मी और धूल भरी आंधी की चेतावनी। और ये खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां उत्तर पूर्वी इलाके में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के दयालपुर में एक इमारत अचानक ढह गई। 4 मंजिला इस इमारत के मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इमारत गिरने की खबर मिलते ही डॉग स्क्वाड, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। लोगों की भीड़ भी जुट गई। पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया। मलबे के नीचे फिलहाल दबे लोगों की तलाश जारी है। वहीं डिविजनल फायर ऑफिसर राजेंद्र नटवाल ने कहा कि हमें करीब 2:50 पर एक इमारत ढहने की सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर पहुंचे और पाया कि इमारत ढह गई है और लोग मलबे में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ और दिल्ली अग्निशमन सेवा लोगों को बचाने के लिए काम कर रही है। यहाँ पे एक हाउस कोलैप्स की कॉल है जो हमें 2:50 के करीब मिली है और इस पे जो इनिशियली हमारी गाड़ियाँ आई हैं उन्होंने फिर जाके ऑब्जर्व किया कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और लोगों के दबे होने की सूचना हमें मिली थी। अभी गाड़ियाँ हमारी काम कर रही हैं यहाँ पे सीन पे और एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और डिफरेंट सिविक एजेंसीज मिल करके और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में बीते दिनों पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा हुई थी, जिसके बाद से कई परिवारों को पलायन करना पड़ा था, तो कई परिवारों ने अपनों को खो दिया था। ऐसे ही पीड़ितों से मिलने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पहुंची, तो राज्यपाल भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे और उनका दर्द जाना। इस हिंसा के बाद से ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो वहीं हिंसा को समय से रोकने को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद की हिंसा का सच, राज्यपाल ने जाना पीड़ितों का हाल, महिला आयोग ने भी जाना दर्द, पीड़ितों को इंसाफ का भरोसा। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों का दर्द ये दास्तां बयान कर रहा है कि अपने देश में भी शरणार्थी बन गए हैं। उनका कहना है कि वो हमारे पड़ोसी थे, बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन सब लूट ले गए। अब अपने देश में भी बेगाने से हो गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के दर्द को बांटने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मालदा पहुंचे, तो वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पीड़ितों का दर्द सुनने मालदा पहुंची। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद फैली हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस मालदा पहुंचे। राज्यपाल सियालदाह रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए मालदा पहुंचे। मालदा में राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा से प्रभावित लोगों से राहत शिविरों में मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद यात्रा टालने का आग्रह किया था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। राजभवन सूत्रों के अनुसार शनिवार को राज्यपाल शमशेरगंज, धुलियाना, सुत्ती और फरक्का जैसे इलाकों का दौरा कर सकते हैं। इन इलाकों में हाल ही में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई थी। राज्यपाल की मृतकों के परिजनों से मिलने की योजना है। मालदा पहुंचने पर राज्यपाल ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
अगर राज्य को मदद की जरूरत है तो हम केंद्रीय बल भेजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंसा की घटनाएं लंबे समय से हो रही हैं और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। All of them told me they should go back at the earliest. For that they said, number one, we want protection, sense of security. Number two, our houses have been damaged, gutted, we want houses. Number three, they want something to for livelihood. These are issues which they raised. Some common issues they raised was इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक दल ने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित लोगों से मालदा के शरणार्थी शिविरों में मुलाकात की। एनएचआरसी ने हाल ही में मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया था। एनएचआरसी ने प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और कथित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में एक औपचारिक शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी मालदा के शरणार्थी शिविरों का दौरा किया और शरणार्थियों से मुलाकात की। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि सभी पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत है और इनके हालात काफी खराब हैं। यहाँ पे इस कैंप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूँगी कि जो वो बात कह रही है ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में स्कूल के कैंप में रह रहे लोगों को स्थानीय निकाय द्वारा जबरदस्ती कैंप से निकालने की कोशिश की जा रही है। कैंप में रह रहे लोगों ने कैंप से निकालने के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। वो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जेल जैसी स्थिति में रखा गया है। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज, सुती, धुलियाना और जंगीपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई हिंसक झड़पों के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। कई स्थानीय निवासी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर भाग गए और उन्होंने पड़ोसी मालदा जिले में बनाए गए शिविरों में शरण ली। ये हिंसा केंद्र सरकार द्वारा हाल में वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच हुई। मुर्शिदाबाद में हिंसा के मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने 20 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। हाईकोर्ट ने विस्थापितों की वापसी के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया और प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें आज विश्व लीवर दिवस भी है। लीवर शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना ज़रूरी है। वर्तमान दौर में बदलती जीवन शैली, भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खान पान से लीवर खराब होने की समस्या लगातार सामने आ रही हैं। लीवर की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। आज विश्व लीवर दिवस के अवसर पर यकृत एवं विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो आज लखनऊ के केरी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। इस खेल आयोजन में 25,000 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। इस महोत्सव में जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी और ताइक्वांडो प्रतियोगिताएं होंगी। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथियों के समक्ष कलारीपयट्टू, योग और मलखम्ब का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस अवसर पर राजनाथ सिंह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके बाद रक्षा मंत्री शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं, प्रबुद्धजनों और नागरिकों से संवाद करेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 का परिणाम घोषित हो चुका है। एग्जाम में भाग लेने वाले छात्र एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर नतीजों की जांच करने के साथ ही स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स लिस्ट भी जारी की गई है। राजस्थान से MD अनस और आयुष सिंघल, पश्चिम बंगाल से अर्चिसमन नंदी और देवदत्त मांझी, महाराष्ट्र से आयुष रवि चौधरी और विशद जैन समेत कुल 24 अभ्यर्थियों ने 100 का NT स्कोर प्राप्त किया है।
इनमें दिल्ली से दक्ष और हर्ष जैन के अलावा यूपी से श्रेयस लोहिया और सौरभ का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि जेईई एडवांस प्रतियोगी परीक्षा के जरिए अभ्यर्थी को आईआईटी में दाखिला मिलता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को 12वीं कक्षा में कम से कम 75% अंक होना अनिवार्य है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बहुप्रतीक्षित विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स की चल रही तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। यह शिखर सम्मेलन आगामी 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर मुरुगन ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर का दौरा किया, जहां वेव्स के विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने शिखर सम्मेलन में आयोजन में शामिल विभिन्न विभागों और एजेंसियों के प्रमुख के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने सम्मेलन के मद्देनजर तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो, फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो, लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आखिरकार 24 साल के बाद दिल्ली में लाहौरी गेट म्यूजियम की हेरिटेज बिल्डिंग तैयार हो गई है। वर्ष 2003 में सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने अपने 50 लाख रुपए के सांसद कोष यानी एमपीलैंड फंड से इसको उस समय तैयार करके उद्घाटन करवाया था, लेकिन उसके बाद ये फिर से अपनी उसी अवस्था में आ गया था। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने संस्कृति मंत्रालय से 4 करोड़ का फंड लेकर इसका काम फिर से शुरू कराया। गोयल लगातार 24 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इसका जीर्णोद्धार हो और इसमें एक अच्छा सा म्यूजियम खुल जाए। इस लाहौरी गेट म्यूजियम का जायजा लेते हुए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल से खास बातचीत की। हम दिल्ली की लाहौरी गेट म्यूजियम हेरिटेज बिल्डिंग में मौजूद हैं और इसे बनने में लगा है करीब 24 साल का समय। आखिर क्यों लगा है इसे 24 साल का समय, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल साहब। सर 2002 में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था चांदनी चौक से, तब मैंने देखा कि ये 200 साल पुरानी बिल्डिंग की जर्जर हालत है और इसमें 6 बाई 6 फुट के अंदर एक छोटी सी डिस्पेंसरी चलती है जी। सारी बिल्डिंग बेकार पड़ी थी, तो मैंने डिस्पेंसरी को शिफ्ट किया और यहाँ पर रिस्टोरेशन करने की ठानी। अपना 50 लाख रुपये अपने फंड से दिया और MCD से इसको ठीक कराना शुरू किया। ये ठीक हो भी गई और मैंने इसके अंदर एक एग्जीबिशन लगा भी दी, किंतु कुछ दिन के बाद मैं देखता हूँ सारा सामान भी चोरी हो गया और इस पर कब्जे हो गए जाके। फिर दोबारा से उसी हालत में आ गई। फिर दोबारा हमने 2018 के अंदर शुरू की, तब मैं 4 करोड़ का फंड लेकर आया कल्चर मिनिस्ट्री से और फिर इसका रिस्टोरेशन का काम किया। धक्के खाते 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 आज इस स्टेज पर पहुंची है कि बिल्डिंग तो तैयार हो गई है, अब इसके अंदर आर्टिफैक्ट्स आने हैं, उसके लिए मुझे फ़ंड लाने और पड़ेंगे ताकि MCD इसके अंदर उसका आर्टिफैक्ट्स को सजाकर इसको चांदनी चौक का आईना बनाए, जिसमें सब कुछ देखने को मिलेगा। चांदनी चौक की विरासत, चांदनी चौक की संस्कृति, चांदनी चौक का खान पान, उसका रहन सहन, उसकी बिल्डिंगें, उसकी हवेली, उसके लोग, ये सब देखने को आपको मिलेगा। विदेशी पर्यटकों के लिए ये बड़ा आकर्षण का केंद्र होगी।
सर पर्यटक जो हैं वो कब से इसका आनंद ले सकते हैं और क्या क्या खास देखने को मिलेगा? 1 वर्ष के अंदर हम इसको पूरा कर देंगे। अब पर्यटक देखेंगे इसके अंदर लाल किला, फतेहपुरी मस्जिद, जामा मस्जिद, गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर, दरीबा, खान पान, रहन सहन, और इसके साथ साथ देखेंगे बाज़ार, दरीबा बाज़ार है, किनारी बाज़ार है, या फिर ड्राई फ्रूट मार्केट है, या मसाला मार्केट है, वो सब भी उसको देखने को मिलेगा। फिर जितने खेल हैं, चाहे वो पटेबाजी है या कुश्तीबाजी है या पतंगबाजी है या कबूतरबाजी है, उनकी भी झलक देखने को मिलेगी। तो ये थे विजय गोयल साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से लाहौरी गेट म्यूजियम है उसको बनाने में 24 सालों का समय लगा है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं अथक प्रयास है विजय गोयल साहब का, जिन्होंने अपने सांसद फंड से इसकी शुरुआत की और अब संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इसे पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। जल्द ही पर्यटक यहाँ आएंगे और पुरानी दिल्ली की शान और शौकत को यहाँ देख पाएंगे। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। 30 माह पहले नामीबिया से भारत लाकर मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों को अब दूसरा घर मिलने जा रहा है। सब ठीक रहा तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में 20 अप्रैल को 2 चीते छोड़े जाएंगे। दूसरे चरण में इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ये देश के अंदर एक से दूसरे रहवास स्थल में की जाने वाली चीतों की पहली शिफ्टिंग होगी, जो पालपुर कूनो नेशनल पार्क से की जाएगी। में पहली बार होगी चीतों की शिफ्टिंग। चीतों को मिलेगा दूसरा घर। गांधी सागर अभयारण्य में अटखेली करेंगे चीते। देश के दिल मध्य प्रदेश में चीतों का दूसरा घर यानी गांधी सागर अभयारण्य जल्द ही चीतों से आबाद होने जा रहा है। इसकी औपचारिक तारीख तय कर ली गई है। आगामी 1 सप्ताह में कूनो नेशनल पार्क से पहले 2 चीते यहां लाए जाएंगे और गांधी सागर वन क्षेत्र में छोड़े जाएंगे, जिसका काम लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था, जो अब अंतिम रूप ले चुका है। इस ऐतिहासिक कदम के लिए चीता स्टीयरिंग कमेटी ने अनुमति दे दी है। कूनो नेशनल पार्क के बाद देश का गांधी सागर अभयारण्य चीतों का दूसरा रहवास स्थल हो जाएगा। लगभग हमारी तैयारियां हो गई और एरिया जो है वो 64 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। फेंस एरिया हमारा कवर्ड एरिया है। उसमें से अभी 15.4 हेक्टेयर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक पार्टीशन में फर्स्ट जो खेमला पार्टीशन है उसमें चालू करेंगे। अभी स्टार्टिंग में तो कूनो से ही, क्योंकि कूनो में बहुत अच्छी ब्रीडिंग हुई है, तो वहीं से इसका प्लान बन रहा है। स्टार्टिंग में अभी जो हमारी जो जानकारी है कि 2 चीतों को स्टार्ट किया जाएगा उस पार्टीशन में। गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को लाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चीतों के लिए शेड बनाए जा रहे हैं, वहीं उनकी देखरेख के लिए अस्पताल का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि वन्य जीवों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। गांधी सागर को चीतों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण जगह माना जा रहा है। इसका लक्ष्य कूनो गांधी सागर क्षेत्र में 60 से 70 चीतों की आबादी बनाना है। चीते आने की तैयारी है। चीते आ जाएंगे अभी थोड़े दिन में यहाँ पे। और जैसे क्यू में पिंजरे बनाए हैं, इधर गुमटी बनी है रहने के लिए इनके, इधर हॉस्पिटल बन रहा है, इसमें ट्रीटमेंट के लिए बनाया जा रहा है बड़ा। आगे हॉस्पिटल है, पीछे ट्रीटमेंट के लिए बड़ा बनाया जा रहा है। इसमें वहाँ पे चीतों के लिए अपने पिंजरे बनाए गए हैं, उनको खाना डालने के लिए अलग से गेट बनाया गया है, उसको रखने के लिए अलग गेट है, उनको बाहर निकालेंगे तो वो अलग गेट है, बड़े पिंजरे अलग है उनको जो पकड़ने के लिए है। हॉस्पिटल के लेके अभी तैयारी चल रही है, बाड़ा पीछे बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है। देश के अंदर कूनो ही एकमात्र वन स्थान है जहां चीते हैं। ऐसा पहली बार है जब देश के अंदर एक से दूसरे रहवास स्थल पर चीतों की शिफ्टिंग होगी। अभी मध्य प्रदेश के पास 26 चीते हैं। इनमें 12 वयस्क और 14 शावक हैं। इन 26 चीतों में से 17 पालपुर कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में घूम रहे हैं, जिनमें 11 शावक और 6 वयस्क चीते शामिल हैं। इस शिफ्टिंग का मकसद चीतों की संख्या बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। राजस्थान में कुएं, तालाब और बोरियां जैसे परंपरागत जल स्रोत यहां लोगों और पशु पक्षियों की प्यास बुझाने का परंपरागत साधन रहे हैं। इन जल स्रोतों को बचाने और जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते रहे हैं। ऐसा ही एक अनूठा प्रयास किया है जैसलमेर के सानवता गांव के लोगों ने। आइए देखते हैं रिपोर्ट। राजस्थान के लिए कहा जाता था कि साहब घी का घड़ा मांग लीजिए, लेकिन पानी नहीं। उस वक्त प्यास बुझाने का एकमात्र साधन थे कुएं, तला, बेरियों जैसे परंपरागत जल स्रोत।
परंतु आधुनिकता के दौर में 35 साल से यह स्रोत दुर्दशा के शिकार है। लेकिन अब जैसलमेर के सानवता गांव के स्थानीय बाशिंदों व सामाजिक संस्थानों ने मिलकर करीब 1 साल पहले अनूठी पहल करते हुए परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार को लेकर एक बेरी को मॉडल बेरी के रूप में विकसित करने का काम किया, जिससे आज ग्रामीणों की प्यास बुझाने का काम हो रहा है। इस अनूठी पहल के चलते जैसलमेर के देगराय ओरण क्षेत्र में मनियारा तला के नाम से पहचाने जाने वाली 4 बेरियों के समूह की पहली बेरी नोट बेरी से की गई है। ये 4 बेरियों का समूह है जो कि आसपास के 12 से 15 गांव के लोग अपनी प्यास बुझाते थे। इनमें से कुछ बेरियां 500 से 700 साल पुरानी हैं, तो कुछ उससे भी ज्यादा समय पहले बनी थी, जिसका प्रमाण यहाँ लगे गोवर्धन के शिलालेखों से मिलता है। हमने 150 फीट पे जो पानी था बेरी को, उसको साफ किया। पूरी बेरी को 280 घंटे श्रमदान कर सफाई करी गई और 10 टन मलबा निकाला। और अभी उस बेरी में पीने योग्य पूर्ण पानी है। बेरी जो थी पूरी जर्जर अवस्था में थी, उसको पूरी तरह से रिपेयर किया गया। इसमें 5 से 7 दिन लगे और मॉनसून से पहले हमने ये बेरी स्टार्ट कर दी। करीब 500 साल या उससे ज्यादा पुरानी नोट बेरी गांव के सुथार समाज के एक परिवार ने तैयार करवाई थी। यह बेरी आज आधुनिक युग में भी कारगर स्रोत साबित हो रही है। यह 150 से 200 फीट तक गहरी है। इसकी सतह में एक बड़ा सा कमरा बना हुआ है। दीवारों में झरने की तरह रिसाव होकर बूंद बूंद पानी टपकता है। सालों पहले बिना मशीनरी इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करना किसी अजूबे से कम नहीं रहा होगा। इन परंपरागत जल स्रोतों को बचाने की शुरुआत हो चुकी है। नोट बेरी का संरक्षण कर उसका जीर्णोद्धार एक मॉडल के रूप में किया गया है, ताकि लोग इससे प्रेरित हों और प्रदेश भर के जल स्रोतों को बचाया जाए। मनिहारा तला है देगराय ओरण के अंदर, फतेहगढ़ तहसील में जैसलमेर के, तो उसको जो है पिछले साल जो है जन सहयोग से और आई लव जैसलमेर फाउंडेशन और उनके सहयोगियों ने जो है उसको पूरा जीर्णोद्धारित करवाया है। और काफ़ी उसके अंदर जो है कुएं जैसे बेरी को साफ करवा के उसके आसपास जो टूट फूट थी उसको सही करवाया है और वहाँ से अब महिलाएं जो है पानी निकाल रही हैं। तो एक सुखद है अनुभव रहा है वो। साल 2024 में आई लव जैसलमेर नामक संस्था ने फियरलेस फाउंडेशन फॉर आर्ट्स के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं और ओरण बचाओ टीम के साथ जल एवं पर्यावरण संरक्षण पर कला कार्यशाला की थी। इस पहल की वजह से बेरी बेरी अब 12 गाँव की आबादी और 5000 से अधिक ऊँटों का जल स्रोत बन चुका है। राजस्थान से सुधांशु सारस्वत की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो लगातार जो इस तरह की मुहिम है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। भारत आज अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट की स्वर्ण जयंती मना रहा है। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपित इस उपग्रह ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में अहम भूमिका अदा की है। आज यदि दुनिया भर में इसरो की पहचान है तो उसके पीछे भी आर्यभट्ट की अहम भूमिका है। आर्यभट्ट की स्वर्ण जयंती पर देखिए DD न्यूज की एक खास रिपोर्ट। ये दृश्य दुनिया को बताने के लिए काफी है कि अब भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम में किस मुकाम तक पहुंच चुका है। साइकिल पर रॉकेट ले जाने से लेकर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने बदलाव के कई दौर देखे हैं। आज 19 अप्रैल को जब भारत अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट की सफल लॉन्चिंग का गोल्डन जुबली मना रहा है, तब उस यात्रा को बयां करना लाजमी हो जाता है, जिसने भारत की पहली सैटेलाइट के सपने को साकार किया। 19 अप्रैल सन 1975 को लॉन्च हुआ आर्यभट्ट भारत की अंतरिक्ष यात्रा का आधार बना। ये केवल एक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक सपने की उड़ान थी, जिसकी नींव डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर UR राव ने रखी थी। ये 50 साल में भारत ने उसका स्पेस प्रोग्राम का नजरिया ये रखा कि हम हमारा स्पेस प्रोग्राम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। आर्यभट्ट उपग्रह मिशन की शुरुआत साल 1968 में हुई। तब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अमेरिका में लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे अपने छात्र UR राव को इस मिशन को लीड करने को कहा। डॉक्टर साराभाई की देखरेख में राव 20 इंजीनियर्स की टीम के साथ भारत के पहले सैटेलाइट की खाका तैयार करने में जुट गए। ये वो दौर था जब स्पेस मिशन के लिए भारत के पास न तो संसाधन थे न अनुभव, अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ हौसला और विज्ञान में विश्वास।
राव की टीम ने 100 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट तैयार करने का निर्णय लिया। हालांकि बाद में तकनीकी और रणनीतिक कारणों से इसका वजन 350 किलो तक पहुंच गया। महान खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर निर्मित इस स्वदेशी सैटेलाइट को बेंगलोर के पास पीनिया में इसरो के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत से तैयार किया था। 19 अप्रैल सन 1975 को स्वदेश में निर्मित आर्यभट्ट को सोवियत संघ के वोल्गोगार्ड लॉन्च स्टेशन से कॉस्मोस 3M रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। हालांकि लॉन्च के 4 दिन बाद ही कुछ तकनीकी कारणों से सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। हालांकि बाद में संपर्क फिर से जुड़ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 1976 और 1997 में 2 रुपए के नोट पर इस सैटेलाइट की तस्वीर छापी। आने वाले दिनों में भारत गगनयान प्रोग्राम करने वाला है, जहां पे भारत का एस्ट्रोनॉट स्पेस में भारत के रॉकेट में जाएगा। उसके बाद भारत एक स्पेस स्टेशन डेवलप करने वाला है और उसके बाद भारत एक मिशन टू वीनस भी करने वाला है। सो आने वाले दिनों में इसरो साइंटिस्ट काफी कार्यरत रहेंगे और काफी डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊर्जा और दिशा दी है। मेक इन इंडिया, स्पेस सेक्टर प्राइवेटाइजेशन और इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 जैसे निर्णयों ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक पटल पर सशक्त किया है। पिछले 10 वर्षों में भारत की अंतरिक्ष यात्रा और बजट में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। आज देश का अंतरिक्ष बजट 13,416 करोड़ है, जो 2013 की तुलना में 3 गुना अधिक है। किसी जमाने में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए पश्चिमी देशों पर आश्रित रहने वाला भारत अब अपनी उन्नत और सस्ती तकनीक के कारण यूरोपीय और अमेरिकी सैटेलाइटों को भी प्रक्षेपित कर रहा है। भारत ने अब तक 433 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, जो इसकी सफलता को बयां करने के लिए काफ़ी है। आर्यभट्ट की गोल्डन जुबली पर इसरो नई ऊंचाइयां छू रहा है। चंद्रयान, गगनयान से लेकर सूर्य मिशन तक आर्यभट्ट से शुरू हुआ इसरो का ये सफर अब अंतरिक्ष में भारत की पहचान बन चुका है। दिल्ली से कैमरा पर्सन विमलेश के साथ मैं सचिन मिश्रा, डीडी न्यूज़। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम ने अपने पिछले मैच में सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी थी। दिल्ली की टीम 6 मैचों में 5 जीतकर और 1 मैच हारकर 10 अंक के साथ शीर्ष पर मौजूद है। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के साथ 8 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। राजस्थान की टीम इस बार रंग में नजर नहीं आ रही और टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 5वें स्थान पर है। बात मौसम की। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, दीव, दमन और दादर तथा नगर हवेली के लिए अगले 7 दिनों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भीषण गर्मी और धूल भरी स्थिति रहने की अनुमान है। साथ ही राजकोट और कच्छ के अलग अलग स्थानों में आज और 20 अप्रैल को सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात में लू की स्थिति और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी बंगाल के गांगे क्षेत्रों जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश होने की आशंका है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज हवाएं चलेंगी और गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तूफानी हवाओं की चेतावनी दी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।